जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। एक बार फिर से हाजिर हूं कुछ नए सवालों के साथ इंडियन पॉलिटी पर। आइए देखते हैं कि हमारा सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि इंडियन पार्लियामेंट के रिगार्डिंग, भारत के संसद के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हो सकता है दोनों करेक्ट हो सकता है दोनों गलत हो। पार्लियामेंट कैन एड सब्जेक्ट्स enlisted in the union list under article 368 without the consent from the half of the state legislature। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं दोस्तों, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप लोगों को पता है कि भारत के संविधान के 7th शेड्यूल में, ठीक है, किसका जिक्र है? 3 लिस्टों का जिक्र है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें लॉ बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें लॉ बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अधिकार बना सकती है, मतलब दोनों लॉ बना सकती है। अब सवाल यह है कि अगर मान लीजिए कि यूनियन लिस्ट में किसी सब्जेक्ट को ऐड करना है अंडर आर्टिकल 368, तो देश की संसद क्या स्टेट लेजिस्लेचर, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की परमिशन लेगी? जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में कुल राज्य, जितने भी राज्य हैं सब में विधानसभा तो है ही है, स्टेट लेजिस्लेचर तो है ही है। तो हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर मतलब कम से कम 14 या उससे ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर के कंसेंट की जरूरत पड़ती है। भले ही यूनियन लिस्ट में लॉ बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, फिर भी अगर यूनियन लिस्ट के अंदर किसी भी सब्जेक्ट को ऐड करना है तो हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। विदाउट पॉसिबल नहीं है। देखिए दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पार्लियामेंट कैन डिलीट सब्जेक्ट एनलिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर आर्टिकल 368 विद रैटिफिकेशन फ्रॉम हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट में से किसी सब्जेक्ट को डिलीट करना है, यहां पर भी उसको हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? हमारा अगला सवाल है कि भारत की जो नागरिकता होती है, जिसका जिक्र पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 के बीच में है, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एन इलीगल माइग्रेंट कैन एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई नेचुरलाइजेशन इफ ही इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 ईयर्स। देखिए दोस्तों, ये अगर हट जाता और यहां पर फॉरेनर्स हो जाता, ठीक है, तो नागरिकता मिल सकती है 12 साल रहने पर बाय द मोड ऑफ नेचुरलाइजेशन। लेकिन इलीगल माइग्रेंट को नहीं दिया जा सकता, जो इलीगली हमारे देश में रह रहा, ना जाने कितने रह रहे हैं इलीगल, ठीक है, उनको नहीं दी जा सकती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में टर्मिनेट द सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन एक्वायर्ड बाय नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन इफ ही और शी इज इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 ईयर्स। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अगर नागरिक भारत का है जिसको नागरिकता नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिली है और वो बाहर किसी मुल्क में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा उसको हो जाती है, तो भारत की सरकार उसकी नागरिकता खत्म कर सकती है। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इलीगल माइग्रेंट की जगह पर क्या होना चाहिए था? फॉरेनर्स। फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसा कि आप लोगों को पता है अंडर आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट कर आपको पता है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया था जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी। 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज 86 अमेंडमेंट कर ऐड किया गया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज विच कवर्ड अंडर आर्टिकल 51A। ड्यूटी टू प्रोवाइड अर्ली childhood care and education to the child till the age of 6 years, duty to render national service whenever called upon to do so, duty to pay taxes। देखिए दोस्तों, ड्यूटी टू पे टैक्सेस ये फंडामेंटल ड्यूटीज में काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो तीसरा अगर काउंट नहीं होता है तो ना ऑप्शन नंबर ए होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बचा ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, ड्यूटी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है। तो दोस्तों पहला भी फंडामेंटल ड्यूटी के अंडर में काउंट नहीं होता है, इसको डीपीएसपी के अंडर में काउंट किया जाता है। तो सही उत्तर है सेकंड एंड फोर्थ। आर्टिकल 21A जिसको राइट टू एजुकेशन कहा जाता है, द
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। अंडर आर्टिकल 21A of the constitution, free and compulsory education is a fundamental right of all children between the age of 6 to 14 years, correct है। article 21A and right to education act 2009 can be enforced against unaided minority and non minority school। unaided minority क्या होती है दोस्तों? minorities का स्कूल, minority community का स्कूल जिसको सरकार फंडिंग करती है, या non minority का स्कूल, ठीक है। क्या यहां पर इन्फोर्स किया जा सकता है? कैन बी इन्फोर्स अगेंस्ट, ठीक है, इनके अगेंस्ट इन्फोर्स किया जा सकता है। तो दोस्तों ये इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है ऑप्शन, जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जिसको काउंट किया जाता है आर्टिकल 21 के अंडर, आपको बताना है कि उसके अंडर इन चारों में कौन कौन सी चीजें आती हैं। राइट टू गुड हेल्थ, करेक्ट है। राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये भी करेक्ट है। राइट ऑफ प्रॉपर्टी तो हो नहीं सकता, 44th अमेंडमेंट एक्ट कर राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से बाहर निकाल दिया गया। तो तीसरा नहीं है, तो ना बी हो सकता है ना डी हो सकता है। राइट टू साउंड स्लीप, ये करेक्ट है, सही उत्तर है दोस्तों फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। अब दोस्तों आपको बताना है फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग कौन कौन सी चीजें करेक्ट है। फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। फंडामेंटल राइट सेफगार्ड इंडिविजुअल लिबर्टी एंड रिस्ट्रिक्ट लिबर्टी ऑफ द स्टेट, करेक्ट है। द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट, ये इनकरेक्ट है। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, ठीक है, लेकिन असंवैधानिक तरीके से नहीं, या कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट को खत्म ही कर दे। Any new law which restrict the scope of fundamental right can be challenged in the Supreme Court, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इसका सही उत्तर है। नाउ अगला सवाल के दोस्तों फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर, जिसको काउंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूड द राइट टू एक्सप्रेस द व्यूज ऑफ अदर एज वेल, करेक्ट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट एंड इज सब्जेक्ट टू लिमिटेशन, बिल्कुल सही है कि आप जो मन चाहे वो नहीं बोल सकते। वैसे लोग बोलते हैं और छूट भी जाते हैं अदालतों से इसी आर्टिकल का बहाना देकर, मगर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं है। आप देश विरोधी बातें नहीं कर सकते, आप देश विरोधी नारे नहीं लगा सकते ये कहकर कि मेरे पास आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 के अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वो है क्या, फंडामेंटल राइट। इफ एनी एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर अंडरमाइंस द डिग्निटी ऑफ अ कोर्ट देन द कोर्ट इज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द पावर अंडर कंटेम्प्ट प्रोविजन, बिल्कुल करेक्ट है। अगर मान लीजिए किसी न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा छपता है जो कोर्ट की डिग्निटी को अंडरमाइन करता है, तो कोर्ट उसके खिलाफ कंटेम्प्ट टू कोर्ट चला सकती है। अगला सवाल के दोस्तों, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको बताना है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का प्रोविजन इन चारों में से कहां पर आपको मिलेगा। हो सकता है 3 में हो सकता है 2 में हो सकता है 1 में हो। देखो दोस्तों, फंडामेंटल राइट में इसका जिक्र मिलेगा, डीपीएसपी में इसका जिक्र मिलेगा, प्रियम्बल में इसका जिक्र मिलेगा, मगर फंडामेंटल ड्यूटीज में इसका जिक्र नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, ये जो टर्म है ना कोऑपरेटिव, जो हम लोग बात नहीं करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये कहां पर जिक्र है भारत के संविधान में? पार्ट 3 जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 जिसको कहा जाता है डीपीएसपी, पार्ट 9B। तो दोस्तों इन तीनों जगहों पर आपको कोऑपरेटिव वर्ड्स मिलेंगे, कोऑपरेटिव की डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है। तो ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, फिर से बता देता हूं, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड द पार्ट 9B। अगला सवाल के दोस्तों, इन तीनों में से किस सिचुएशन के दौरान फंडामेंटल राइट पर इफेक्ट पड़ता है देश के नागरिकों के? देखिए प्रेसिडेंट रूल के दौरान तो नहीं हो सकता, क्यों? अब मान लीजिए कि विधानसभा का चुनाव हुआ और कोई पार्टी सरकार नहीं बना पाई, असेंबली हो गई हंग, तो प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया गया, तो क्या फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएंगे? नहीं, फंडामेंटल राइट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेशनल इमरजेंसी के दौरान और मार्शल रूल के दौरान फंडामेंटल राइट पर इफेक्ट पड़ता है। अगला सवाल के दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको पेश किया था पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में, आपको बताना है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है।
इट स्टेटेड द फर्म रिजॉल्व ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू प्रोक्लेम इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट नॉट अ सोशलिस्ट कंट्री। हम लोग सोशलिस्ट कंट्री नहीं थे, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशियल डेमोक्रेसी होगी। सही उत्तर है पहला, दूसरा इनकरेक्ट है। आर्टिकल 368 के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर ओनली। देखिए, अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया जाता है। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर ओनली एंड नॉट बाय अ प्राइवेट मेंबर, ये इनकरेक्ट है। प्राइवेट मेंबर भी इस बिल को ला सकते हैं। तो ना ऑप्शन नंबर ए होगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा। The provision of the constitution which can be amended by a simple majority are outside the scope of article 368। बिल्कुल करेक्ट है कि संविधान का वो प्रोविजन जिसको सिंपल मेजोरिटी के द्वारा अमेंड किया जा सकता है, बदला जा सकता है, संशोधित किया जाता है, वो आर्टिकल 368 के दायरे के बाहर है। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल डज नॉट रिक्वायर अ प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दूसरा और तीसरा दोस्तों दोनों करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। तो जब भी करेक्ट पूछे तो इनकरेक्ट ढूंढ लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि कैबिनेट एज अ वर्ड इज नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इनकरेक्ट है। कैबिनेट का जिक्र है भारत के संविधान में। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि भारत के संविधान के किस आर्टिकल में कैबिनेट का जिक्र किया गया है। कैबिनेट डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर्स एंड एनी मिनिस्टर डिसएग्री विद कैबिनेट डिसीजन देन ही और शी मे नॉट रिजाइन, ही और शी मे रिजाइन। अगर कोई मिनिस्टर कैबिनेट के डिसीजन से अग्री नहीं करता है तो उसको रेजिग्नेशन देना पड़ता है। कैबिनेट इज अ चीफ क्राइसिस मैनेजर एज इट डील विद ऑल इमरजेंसी सिचुएशन। सही उत्तर है सिर्फ 3, क्योंकि पहला और दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो हम लोग डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, जो कि रीएडजस्टमेंट करती है सीटों की आफ्टर एवरी सेंसस। सवाल है, रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट इन असेंबली ऑफ ईच स्टेट इज फ्रोजन अप टू ईयर 2026, ये करेक्ट है। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज ऑन द बेसिस ऑफ 1991 सेंसस, ये इनकरेक्ट है। 1971 के सेंसस पर है। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द अथॉरिटी एंड द मैनर इन विच द रीएडजस्टमेंट इज टू बी मेड। तो सही उत्तर है दोस्तों पहला और तीसरा, दूसरा इनकरेक्ट है। आखिरी सवाल, 5th and 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ट्राइबल पॉपुलेशन, बिल्कुल करेक्ट है। एंड 6th शेड्यूल डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल्स एरिया इन स्टेट ऑफ मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो दोस्तों ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और ये 4 स्टेट का नाम याद रखिएगा, अक्सर इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है, मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो, आज का ये सफर आप लोगों को पसंद आया होगा। मुलाकात होगी अगले सीरीज में, तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। टेक केयर।